हेलो क्लास, हमने लेक्चर सारे के सारे वेक्टर्स पे कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी वेक्टर्स पे आपके ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमने कर लिया। मीन्स हमारा वेक्टर्स का जो सीरीज़ था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जितना इम्पोर्टेंट वेक्टर होता है फिजिक्स के अंदर, उतना ही इम्पोर्टेंट एक दूसरी चीज़ भी होती है, दैट इज़ कैलकुलस। वेक्टर भी आपका एक मैथमेटिकल टूल है टू सॉल्व द फिजिकल प्रॉब्लम्स। सिमिलरली जो कैलकुलस है दैट इज ऑल्सो ए मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फिजिकल फिनोमेनाज। मीन्स आप कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें आपको कैलकुलस मिल ही जाएगा लगभग। तो क्या समझ में आया? वेक्टर अगर आपका स्ट्रांग हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि तीन चीज़ों पे आप पे बेसिकली पकड़ बनानी है। वन इज़ वेक्टर, अनदर इज़ कैलकुलस एंड थर्ड वन इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वेक्टर्स और कैलकुलस है। वेक्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और कैलकुलस पे अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। मींस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, और इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसको समटाइम्स बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको समटाइम्स बोल देते हैं डेरिवेटिव्स। तो नाम अनेक पर एक ही है, ये सभी तेरे रूप अनेक तो एक ही है। डिफरेंशियल कैलकुलस को डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स के नाम से भी हम लोग पढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये चीज है क्या। तो कुछ आपको डिफरेंस से कुछ कोरिलेशन दिख रहा होगा। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंस वर्ड कहीं आ रहा है, डिफरेंट वर्ड कहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, क्या होता है, कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे वेलोसिटी है आपकी, वो आपका टाइम पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट भी आपका टाइम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी आपकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर जाती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी। तो जो वर्क है आपका वो फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर जाता है। तो बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। और जब हम लोग किसी दूसरी क्वांटिटी में कुछ चेंज करते हैं तो पहली वाली क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से दो क्वांटिटीज़ हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है जो जिसमें हम चेंज करेंगे, और दूसरी होगा जिसमें कि चेंज आएगा। तो ज़्यादातर जिसमें हम चेंज करते हैं दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स क्या चीज़, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जिसमें हम लोग चेंज करते हैं दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इसमें चेंज करने से जो क्वांटिटी में चेंज आता है वो आपका हो जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। मीन्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आप कहां रखोगे, ज्यादातर हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वो हम अमूमन वाई एक्सिस पे रखते हैं। मीन्स जैसे आपका हो गया टाइम, तो जो टाइम होगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और टाइम के रेस्पेक्ट में आपका अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। तो टाइम तो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अब बात आती है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो उससे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो उससे हमें डिपेंडेंट क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा वो हमें देखना है। क्योंकि आपको ये चेंज देखकर आप बहुत चीज़ों के बारे में अनुमान लगा सकते हो, बहुत चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस चेंज इज नेसेसरी टू नो, टू रीड और टू स्टडी द
फिजिकल फिनोमेनाज। तो सबसे पहले तो ये है कि ये अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो किसी फंक्शन के रूप में डिपेंड कर रहा होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स की तरह। मतलब जो y है वो किसका फंक्शन होगा, x का, क्योंकि ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये इस पे डिपेंडेंट हो गया तो y हो गया। मतलब x को चेंज करने से y चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो y होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब y को हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो y क्या हो गया, आपने x की टर्म में एक्सप्रेस किया। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू पे y आपका डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। क्लियर। तो x को चेंज करने से y चेंज हो रहा है, तो y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। मान लो ये कोई भी फंक्शन आपका इस तरीके से है, आपने मान लिया, आपने इसको माना कुछ इस तरीके से ये फंक्शन है आपका। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। कोई भी ये फंक्शन है, ये क्या है, मान के चलो ये y का फंक्शन है एफ एक्स, किसी का भी ग्राफ हो सकता है। अगर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ये y और ये x, तो साइन एक्स का ग्राफ आपका इस तरीके से जाता। ऐसे ही मान लो ये कोई हमें जर्नलाइज हमने बोल दिया कि कोई भी फंक्शन है इस तरीके से है वो। ठीक है, हम किसी में बंद नहीं रहे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये साइन एक्स का फंक्शन है या ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है या ये 3x + 4 का ग्राफ है, हम किसी में नहीं जा रहे हैं, उस डिटेल में नहीं जा रहे हम बोल रहे हैं कि ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू किसी फंक्शन का ग्राफ है। अगर साइन एक्स दिया रहता तो ये ग्राफ ऐसा होता, हमें पता लग जाता। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मान लो x पे, मान लो किसी x पॉइंट पर y की वैल्यू y है, और अगर मैं x प्लस डेल्टा x में डेल्टा x चेंज कर रहा हूं तो x में डेल्टा x में ऐड करूंगा तो यहां पहुंचूंगा। ये चीज क्या हो गई, डेल्टा x। यहां पे मैं मान लेता हूं इसका क्या है, y प्लस डेल्टा y में भी डेल्टा y चेंज हो गया। x में मैंने डेल्टा x किया तो y में मेरा डेल्टा y चेंज हो गया। तो ये मेरा कितना आएगा, ये चीज मेरी डेल्टा x आएगी, और ये चीज कितनी आएगी मेरी, ये मेरी डेल्टा y आएगी। ये पॉइंट मान लो a है, ये पॉइंट मान लो b है। तो अगर मैं a से b को जोड़ दूं, अगर मैं a से b को जोड़ दूं तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। मान लो ये c है, ये ABC मेरा ट्रायंगल बन गया, तो इसमें ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसको मैं अगर और आगे तक लेके आऊं तो ये भी एंगल मेरा थीटा ही होगा। ठीक है, इस लाइन को मैं और आगे तक लेके आऊं तो ये भी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये भी थीटा बनाएगी और ये भी थीटा ही बनाएगी, क्योंकि लाइन एक ही लाइन है। कौन सी हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये मेरा थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये मेरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब मैं, ये तो मेरा चेंज आ गया इस रीजन के बीच में, ए बी रीजन के बीच में चेंज आ गया। लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो चेंज है वो हर एक जगह पे यूनिफॉर्म है, सेम चेंज है? नहीं, ये चेंज अलग अलग है। ये देखो, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मेरा चेंज कुछ और होगा। यहाँ पे आपका एकदम थोड़ी सी वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू ज़्यादा जा रही है, तो स्टार्टिंग में जो चेंज है वो कम है, बाद में वो चेंज ज़्यादा है। तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन के अंदर आपका ये जो चेंज आ रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब ये जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। ये चीज़ क्या दे रही है आपको, ये चीज़ एक एवरेज वैल्यू दे रही है चेंज में। डेल्टा वाई में जो चेंज, मतलब वाई के अंदर जो चेंज आया है डेल्टा वाई विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, मतलब वाई के अंदर चेंज क्या है, डेल्टा वाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के अंदर चेंज क्या है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो आया है दैट इज अ एवरेज चेंज। इतना चेंज हुआ इतने में। जैसे हम लोग मान सकते हैं एक वेलोसिटी है 0 सेकंड पे, कोई कार आ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड से, 10 सेकंड पे वो 20 मीटर पर सेकंड हुई, और 20 सेकंड पे वो 25 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं बोलूं इसमें चेंज कितना आया, 0 से 20 के बीच में चेंज कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में। तो कितना आया मेरा ये, तकरीबन आपका 0.75 आपका चेंज आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
0.75 आपका चेंज आया। तो क्या ये चेंज आपका सेम है? नहीं। कैसे देखो, 10 से 0 में चेंज कितना आ रहा है? यहाँ पे 10 आ रहा है, और 0 से 10 में चेंज 10 है। तो कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू इसका? इसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया? ये चेंज 10, ये चेंज भी 10, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया। तो ये ओवरऑल चेंज तो मेरे को 0.75 दे रहा है, लेकिन इस इंटरवल में ये चेंज मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। इसका मतलब क्या है, जब एक बड़ा रीजन लेते हैं तो हमें ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या देता है? एक एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है, जो कि पूरे रीजन में जरूरी नहीं कि सेम हो, कहीं ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि अगर मेरे को चेंज देखना है, मेरे को रीजन में चेंज नहीं देखना, मुझे एक किसी पॉइंट पर चेंज देखना है। मान लो मेरे को ए पॉइंट पे बताना है आपको कि कितना चेंज आया वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे निकालोगे? आप उसमें आप क्या करोगे, आप इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करते जाओगे। मीन्स जब आप डेल्टा एक्स को छोटा करोगे तो ये चीज़ शिफ्ट होती होती यहाँ आ जाएगी। डेल्टा एक्स कितना करोगे आप? लगभग 0 के बराबर, बहुत छोटा। डेल्टा एक्स आपने बहुत छोटा किया तो ये क्या होगा आपका? यहाँ से मूव करता करता यहाँ आ जाएगा, और डेल्टा वाई भी आपका ऊपर से मूव करता करता यहाँ आ जाएगा। तो अब बहुत छोटी चीज़ की बात कर रही है तो वो लगभग पॉइंट के बराबर हो गया। और पॉइंट के बराबर में आपको अब एवरेज नहीं, आपको क्या मिलेगी? इंस्टेंटेनियस चेंज मिल जाएगा। तो इस चेंज को जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कब? जब डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलता है, ये कहाँ निकलता है? एट अ पॉइंट। जैसे यहाँ पे किस पॉइंट पे निकला है? ये ए पॉइंट पे निकालोगे तो ए लिख दोगे। तो जब हम चेंज निकालते हैं एक डिपेंडेंट क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में जो चेंज है उसको मैं 0 के लगभग बराबर कर देता हूं, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा आपका? उस चीज को बोलते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स, और डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इस चीज को हम? डेरिवेटिव, किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये डेरिवेटिव कहाँ निकलता है? किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेंज देखना है, देन क्या चीज निकालोगे आप? डी वाई अपॉन डी एक्स। किसी रीजन में आपको चेंज देखना है तो क्या निकालोगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप बोल रहे हो कि सर ये 10 to 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिट हो जाएगा, है ना? ये दिमाग में आ रहा होगा आपका, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? जब आप डेल्टा एक्स आपका 10 to 0 होगा तो डेल्टा वाई भी तो 10 to 0 होगा। मान लो डेल्टा एक्स आपका आया 0.00002, तो डेल्टा वाई भी हो सकता है आपका 0.00002। भाई एक्स को कम कर रहे हो तो डेल्टा वाई भी तो कम हो रहा है। इन दोनों का डिवीजन क्या देगा? 1। तो एक वैल्यू मिली आपको सही से, क्योंकि दोनों आपके डिक्रीज हो रहे हैं। ये अगर इस वाई आपका कांस्टेंट रहता और डेल्टा एक्स आप घटाते जा रहे हो तो आपका इनफाइनाइट आ जाता, क्योंकि 0 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता। समझ रहे हो? तो ये आपका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू क्यों आ रही है, एक वैल्यू क्यों दे पा रहा है? क्योंकि दोनों में चेंज आ रहा है। दोनों, एक को डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरा भी उसी हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा एक्स 10 to 0 जा रहा है तो डेल्टा वाई भी 10 to 0 आएगा। इसकी घटेगी 0.002, तो इसकी भी घटेगी, लगेगी तो सबकी वाट लगेगी, ठीक है? तो 0.0002 0.002 अगर ऐसा होता है तो दोनों को डिवाइड करने पे 1 मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी डिजिट मिल जाएगी। तो इसका बेसिक जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन का वो ये है कि अगर आपको चेंज देखना है किसी डिपेंडेंट क्वांटिटी का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो वो चेंज आप कैसे देखोगे? डिफरेंशिएट करके उसको। और डिफरेंशिएट करने का मतलब है जो आप चेंज देख रहे हो उसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आपको बहुत छोटी लेनी है, जिसकी वजह से, और इसको क्या कहते हैं हम? 10 to 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब पूरा 0 नहीं होता, 0 के पास रहता है। जैसे ये देखो, हम इसको 0 मान सकते हैं बट इट इज स्टिल हैव सम वैल्यू, तो ये 0 नहीं है बट 0 के बहुत पास है। तो डेल्टा एक्स 10 to 0 का मतलब ये है, ये पूरी चीज बन जाती है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, और ये कहाँ निकलती है? किसी एक पॉइंट पर, क्योंकि ये जो छोटी सी चीज है वो आप किसी पॉइंट पर ही निकाल सकते हो। जब बड़ा रीजन आप लेते हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ही आपके पास। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है कि आपको ये इसका फिलॉसफी समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं और कुछ रूल्स हैं। कुछ मैथमेटिक्स, पूरी मैथ्स तो पढ़नी नहीं है आपको,
ये फिजिक्स में हमें सिर्फ यूज़ करना है मैथ का, ये पूरा डिटेल आप अपने मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ के हमको उतनी चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए काम आ जाए, जिससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा यूजफुल फंक्शंस देखने होंगे और उनका डिफरेंशिएशन देखना होगा। मीन्स इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो तो dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि जो चीज यहां होगी वही चीज का विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर पाओगे। अगर मैं ऐसे बोलता कि ये t की पावर n होता और मैं आपसे बोलता d ओवर dx करो, तो आप t की पावर n रखते, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका फंक्शन है ही नहीं। जिसका भी डिफरेंशिएशन करोगे वो इस चीज का फंक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जो यहां क्वांटिटी होगी वही यहां पे क्वांटिटी होगी, तो ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n और मेरे से पूछा गया है dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो इसको और वैल्यू आती है इसकी nx n माइनस 1, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी। अब ये कैसे आई, दैट इज आपका मैथ्स, ठीक है। वो आप जब करोगे तो वो वहाँ पूछा जाएगा, हमारे लिए ये यूज़ आएगा। हमको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मेरे से पूछा जाएगा dy अपॉन डी एक्स, मीन्स d ओवर डी एक्स क्यूब मेरे को पूछा जाएगा, तो इसके हिसाब से पावर आगे आ जाएगी और 3 माइनस 1 3x² मेरा वैल्यू आ जाएगा। बस दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना समझना है, ओके। तो ये आपका हो गया पहला चीज़। दूसरा, इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू होता है cos x, ठीक है। अगर आपका y cos x हो तो dy ओवर डी एक्स दैट इज d ओवर डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स। ये याद रखने हैं आपको वैल्यूज, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। और कुछ फंक्शंस देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू, अगर आपका 10x हो, साइन कॉस हो गया 10, तो dy ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स 10x और इसका होता है sec स्क्वायर x। इफ y इज इक्वल टू कॉट x हो, पहले हम लोग sec x देख लेते हैं, y इज इक्वल टू sec x, तो dy ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स sec x दैट इज इक्वल टू sec x 10x। क्लियर, dy ओवर डी एक्स sec x 10x, ठीक है। अगर आगे आता है आपका, इफ y इज इक्वल टू कॉट x हो, तो dy ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स कॉट x दैट इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। 10x का क्या था, sec स्क्वायर x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इफ y इज इक्वल टू cosec x हो, तो dy ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स cosec x माइनस cosec x cot x। क्लियर। तो cot और cosec में माइनस आ जाएगा। अगर आपको sec और tan का पता है, tan का होता है sec स्क्वायर x, sec का होता है sec x tan x, तो cot में आपको सेम टू सेम cosec लगा देना है और बस माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, और cosec x में cosec cot x बस माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ज़्यादातर यूज में आएंगे आपको। इसके अलावा इफ y इज इक्वल टू ln x हो, ln x का मतलब नेचुरल लॉग, ln x, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ln x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ln का मतलब नेचुरल लॉग बेस e होता है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे आगे।
उसके बाद आपका इफ लास्ट रह जाता है y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो ये आसान है, d ओवर डी एक्स ई की पावर x दैट इज इक्वल टू ई की पावर x। क्लियर? तो इफ y इज इक्वल टू ई की पावर x dy ओवर डी एक्स, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए, सीधे सीधे सिर्फ याद, मतलब आपको पूछ लिया जाए, कोई फंक्शन दे दिया ln x और पूछा जाए डिफरेंशिएशन क्या होगा ln x का, फटाक से आपको बोलना है 1/x। sin x का क्या होगा cot x। तो इस तरीके से ये आपके यूज में आएंगे। कैसे आए, कैसे आते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी, वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो वहाँ पे उतना कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप सारी चीज़ें अल्टीमेटली अगर मैथ्स वाले हैं तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे, बायो वाले हैं तो समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम में आ रहा है वो करो, अदरवाइज़ अगर आप रिसर्च में चले गए तो मैथ्स इससे बेटर है तो मैथ्स ही ले लेते। ठीक है ना? तो फिजिक्स में जितना काम में आता है अमूमन आपका 90% इन फंक्शन से हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो हम लोग जैसे जब जब क्वेश्चन होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आता है कुछ रूल्स हैं, देयर आर सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन कोई भी काम करते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो हम लोग कुछ रूल्स इसमें देख लेते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि जो भी आपका कांस्टेंट होता है, इफ y इज इक्वल टू सी एक्स है तो यहां सी एक्स रखूंगा। फर्स्ट कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता डिफरेंशिएशन में, तो वो खुद बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का कोई भी रोल नहीं होता डिफरेंशिएशन के अंदर, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। या अगर मैं मान के चलूँ y इज इक्वल टू सी वाई मान लो या कुछ भी मान लो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे c बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंदर रह जाता। एग्जाम्पल, तो सबसे पहली चीज़ क्या सीखी हमने, कांस्टेंट अगर है तो वो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में उसका कोई पार्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर दो फंक्शंस हैं, मान लो u और v, ये दो फंक्शंस हैं x के अंदर u और v, मान लो u आपका है एक्स स्क्वायर और v आपका है साइन x, ये दो फंक्शंस हैं x में, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर प्लस और माइनस में है तो सीधा सीधा आपका u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इधर v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल आपका प्रोडक्ट रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके दो फंक्शंस हैं, मान लो u और v, और दोनों कैसे हैं, ये कंपोजिट फंक्शन, कभी भी दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बहुत आसान है, दूसरे वाले को बाहर रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो। सिंपल, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। चौथा, बेसिकली कहने को वो डिवीजन वाला चीज़ है, बट इससे भी हो जाएगा, अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप उसको भी कर लोगे। अदरवाइज सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स, ये सीधा सीधा लगा सकते हो। और अदरवाइज आप क्या प्रोडक्ट रूल लगा के भी इस चीज़ को निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको कैसे निकालोगे। आपका u अपॉन v लिया हुआ है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u इंटू 1 अपॉन v, नाउ दिस इज 1 और दिस इज, ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा के करो आप सॉल्व, आपको यही चीज़ मिल जाएगी। तो दिस वन इज योर फोर्थ। और आपका अब अगला जो आता है, ये आपका 4 तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द और इंपॉर्टेंट, दैट इज चेन रूल। चेन रूल का मतलब है, अगर मैं y मेरा एक फंक्शन है x के अंदर, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या मैं उसको एक तीसरे फंक्शन में, इसको मैं तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, और अब ये जो y है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं u के फंक्शन में, y को मैं फंक्शन किसके फंक्शन में कर रहा हूं कन्वर्ट, u के फंक्शन में,
तो मैं y को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, u के रेस्पेक्ट में, और इस u को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेसिकली du से du कैंसिल आउट हो गया, dy ओवर dx ही बचा। कहने का मतलब है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं इसको, इस फंक्शन को किसी तीसरे के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं और उस तीसरे फंक्शन को मैं पहले फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आपके 5 हैं, इसको तो देने की जरूरत है नहीं, ये आप कर लोगे। इस वाले को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हमें पता था पहले, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको देखे थे, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे जो चीज़ है, अगर वो चीज़ यहाँ पे है तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो अगर मैं इसको ऐसा बना लूँ कि कुछ इस तरीके से, लेट माइनस एक्स इज इक्वल टू यू, तो क्या मेरा ये ऐसा हो जाएगा, ई टू द पावर यू हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया था dy ओवर dx करना है आपको, ये मेरे से पूछा गया था। अब dx तो पिक्चर से हट गया, क्या मैं इसको dy ओवर du करूं तो कितना आएगा मेरा, d ओवर du ई की पावर u, दैट इज ई की पावर यू, क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ पे जो चीज़ होती है, अगर वही चीज़ यहाँ पे है तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी सेम टू सेम। जैसे ई की पावर एक्स, एक्स तो ई एक्स मिल गया, यू यू तो ई यू मिल गया, ये तो डी वाई ओवर डी यू हो गया। अब आपने u को माना था माइनस एक्स, क्या माना था हमने, u को माइनस एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन। एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1, माइनस पहले से तो माइनस 1। अब देखो ये y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u था और ये u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है। तो मैं अगर dy ओवर du लिखना चाहूँ, अगर मैं dy ओवर dx, सॉरी dy ओवर dx लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy ओवर du ओवर dx। देखो du से du कट जाएगा, अल्टीमेटली मेरे को dy ओवर dx मिल जाएगा। अब dy ओवर du क्या है मेरा, dy ओवर du क्या है मेरा, e की पावर u, और du ओवर dx क्या है मेरा, माइनस 1। अब u क्या है आपका, माइनस एक्स। अब हमने u माना हुआ था ना, तो हमको जो चीज़ मानी थी उसको पुट कर देते हैं, यहाँ माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर x। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा मेरा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर हमने किसके थ्रू किया है, चेन रूल से। देखो कितना काम आया चेन रूल, क्योंकि हमें ई टू द पावर माइनस एक्स का नहीं पता डिफरेंशिएशन, हमें किसका पता है, ई टू द पावर एक्स का। तो हम इसको ई टू द पावर यू बनाया, उसको यू के रेस्पेक्ट में कर दिया तो ई टू द पावर यू मिल गया। बट यू आप नया लेकर आए हो, उसको फिर आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको ये मिल गया। और डी वाई ओवर डी एक्स क्या कर सकते हैं हम, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू अपॉन डी ओवर डी एक्स। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन जो होता है, इतना आपका फिजिक्स के अंदर है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक और एप्लीकेशन देखेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर होता है। और आपसे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों को जितना अच्छे से आप क्लियर करोगे उतना फिजिक्स में आपको ईजीनेस फील होगी। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ते जाते हैं कि हमारा वेक्टर हो गया, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया, चीज़ें हमारी सिलेबस कवर हो रहा है, बट वो इन पे फोकस नहीं करते हैं। फोकस नहीं करते हैं मीन्स उनके कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे तो जब अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम आएंगी, रोटेशनल मैकेनिक्स की तमाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं डेरिवेटिव पे बेस्ड या वेक्टर्स पे बेस्ड, तो वहाँ पर वो लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो अटक जाते हैं। फिर उतना टाइम नहीं बचता कि वो वापस से जाके उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो वो उसको स्किप करते हुए जाते हैं। स्किप करने से क्या होता है, उनको खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अभी आपको पता है कि मेरा वेक्टर और मेरा कैलकुलस अच्छा है, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहोगे। आपको ये रहे यार नहीं यार वेक्टर नहीं आता, यार डिफरेंशिएशन में मेरे को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं है, अब समझ में नहीं आया, क्या दोबारा से करूँ। तो आपको भी पता है सिलेबस तेज़ी से भाग रहा होता है उस टाइम पे, तो दोबारा करने का तो टाइम सवाल ही नहीं। आप इसको करने बैठोगे तो आगे वाला छूट जाएगा। तो आपको एक मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं कि जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले वेक्टर्स एंड
कैलकुलस, ये आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप आगे बढ़ो। ये आपके पास 2 हथियार हैं जिनसे आप अब युद्ध लड़ोगे। तो अगर आपके हथियार ही कमज़ोर हैं तो आप तो पहली लड़ाई में ही हार मान जाओगे, बैठ जाओगे। तो हथियार आपको एक से एक कड़क लेके रखना है अपने पास, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रांग बनाने हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं मैक्सिमा मिनिमा के साथ। थैंक यू वेरी मच।